नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, पिछले क्लास में बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं को उपयोगी बनाने के उपाय। उसके अंतर्गत आपने कई उपायों पर चर्चा किया था और उसी क्रम में रासायनिक अभिक्रिया को ही आगे बढ़ाते हैं। तो दैनिक जीवन में जो हम लोगों ने शुरुआती क्लास में पढ़ा था कि दो तरह के परिवर्तन हमारे पर्यावरण में, हमारे अड़ोस पड़ोस में होते रहता है। तो वो परिवर्तन था एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, और दूसरा था रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। तो जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसी से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। और हमने आपको बताया था कि हमारे पर्यावरण में हमेशा कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं या अभिक्रियाएं चलते रहती है। तो वैसे तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनकी चर्चा ऊपर के क्लास में भी की जाएगी, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के स्तर पर हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से यह 10 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ने के लिए है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, सबका नाम पढ़ करके उच्चारण करके सुना देता हूं। और आपको करना क्या है, वैसे हम इन सभी अभिक्रियाओं पर एक एक करके बारी बारी से विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उदाहरण भी देखेंगे सबका। लेकिन एक बार पहले नाम से हम लोग परिचित हो जाएं, और आपसे एक आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप इन सभी नामों को हिंदी और अंग्रेजी में एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से याद कर लें। और जब ये नाम आपको याद रहेगा तो मुझे लगता है नाम पर ही लगभग परिभाषा भी आश्रित है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन नामों को याद कर लेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, लेकिन उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई है। एक नंबर में आप देख रहे हैं संयोजन या योगशील अभिक्रिया है। नाम से ही है संयोग, संयोग मतलब मिलना, योगशील योग, योग मतलब भी मिलना होता है। अंग्रेजी में कहा गया है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन या अपघटन। वियोग, वियोग का मतलब होता है दूर हो जाना, अलग हो जाना। अपघटित मतलब टूट फूट जाना। इसलिए नाम देखिए रखा गया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अंग्रेजी में डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। आपने 9th क्लास में गति चैप्टर में विस्थापन के बारे में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जगह से रिलेशन होता है इसका, स्थान बदलने से, तो वही है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, उभय मतलब भी दोनों होता है। जैसे उभयनिष्ठ हम लोग कहते हैं, जो दोनों में हो, उभय मतलब भी दोनों होता है। तो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। पिछले क्लास में याद होगा अवक्षेप के बारे में चर्चा हुई थी, यहां पर और विस्तार से बात करेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। छठी अभिक्रिया है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निश्चित रूप से उपचयन या जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन से बड़ा रिलेशन होता है इसका, इसलिए नाम ही रखा गया है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सातवीं अभिक्रिया है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, अपचयन। 6 नंबर में देखिए उपचयन है, यहां अपचयन है, वो उ से शुरू हो रहा है, ये अ से शुरू हो रहा है, दोनों में फर्क है। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यह है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिड्यूस होता है, इसमें से हटता है कुछ, उसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद 8 नंबर में है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स बड़ा ही रोचक नाम है। ये दरअसल जो रेडॉक्स शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, एक रेड और दूसरा ऑक्स। लेकिन यहाँ रेड और ऑक्स का मतलब आप इस शब्द का अर्थ नहीं लगाएंगे। दरअसल रेड जो है ये रिडक्शन के लिए आया है, और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए आया है।
मतलब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है दोनों का मिश्रित अभिक्रिया है, दोनों की मिलीजुली अभिक्रिया होती है, तब उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। और 9 नंबर में देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा निकलती हो, पीछे भी चर्चा हुई थी इस पर, फिर बात करेंगे हम लोग। और 10 नंबर में है उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी। 9 में उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा निकले, और 10 में उष्माशोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से हम लोग ये 10 प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं एक एक करके बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे, उदाहरण देखेंगे और दैनिक जीवन से कुछ रिलेशन भी स्थापित करेंगे। विज्ञान का मतलब ही है हमारे दैनिक जीवन को सुलभ कर देना, सरल कर देना, आसान कर देना। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इन अभिक्रियाओं का क्या महत्व है, क्या योगदान है। इसलिए आज के क्लास को आप लोग एकदम शांति से ध्यान से सुनिएगा, और मैं उम्मीद रखूंगा कि अगले क्लास में, चूंकि आज बहुत बड़ा हो जाएगा ये सिलेबस, तो इसलिए इसको हम लोग आज समाप्त नहीं कर पाएंगे। अगले क्लास को भी आप लोग गौर से देखेंगे तो हमको लग रहा है 2 या 3 क्लास लग जाएगा इसको पूरा करने में, तो उसमें तब आप सारी बातों को समझ पाएंगे और दैनिक जीवन में इन अभिक्रियाओं के महत्व को भी समझ पाएंगे। तो आइए 1 नंबर पर हम लोग पहली अभिक्रिया को शुरू करते हैं, और हमारी जो पहली अभिक्रिया है वह है संयोजन या योगशील अभिक्रिया। और एक बार फिर लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी अभिक्रियाओं को आप याद कर लेंगे, एकदम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद कर लेंगे। तो आइए 1 नंबर पर हम लोग आते हैं, पहली अभिक्रिया शुरू करते हैं। संयोजन या योगशील अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन मतलब लगता है कि कुछ मिलने की बात यहां होगी, और उसी संयोजन या योगशील शब्द को अगर आप इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ जाते हैं तो आप इस अभिक्रिया को भी आसानी से समझ सकते हैं। संयोजन या योगशील अभिक्रिया का मतलब हो गया कि इसमें अभिक्रिया जो होगी वह 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के बीच होगी। मतलब अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को हम लोग पढ़े थे कि जो पदार्थ अभिक्रिया करता है उसी को अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये संयोजन या योगशील अभिक्रिया जो है इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे, जुटेंगे और मिल करके एक बड़े उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसी अभिक्रिया को संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, मिलकर का मतलब हुआ संयोग करके, योग करके एक ही बात हुआ। मिलकर या संयोग करने का एक ही अर्थ हुआ, मिलकर, और एक उत्पाद का निर्माण करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, मिलकर एक उत्पाद, उत्पाद या प्रतिफल पीछे आप पढ़ चुके हैं, एक उत्पाद का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे निर्माण करता है, उसे संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया
कहते हैं। अब देखिए, एकदम नाम से ही क्लियर है, हमने आपको पहले बता दिया था कि इसमें कहीं न कहीं मिलने की बात होगी, योग की बात होगी, जोड़ की बात होगी। और जैसा कि परिभाषा से क्लियर हो रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक। ध्यान रखना है कि कम से कम तो दो अभिकारक होगा ही, या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा आपस में और मिल करके एक उत्पाद बनाएगा। तो इस तरह के अभिक्रिया को, इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया, अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। आइए दैनिक जीवन में एक बड़ा ही रोचक उदाहरण जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इस संयोजन अभिक्रिया का, उसको लिखते हैं। यह अभिक्रिया है CaO प्लस H2O। यह बनाता है CaOH का होल 2। ये CaO जो है इसको हम लोग चूना कहते हैं, या इसको आप कली चूना भी कह सकते हैं। इस नाम का मैं अर्थ बता रहा हूं, आखिर इसको कली चूना क्यों कहा जाता है, या इसको बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना भी कहा जाता है। बूझा हुआ चूना। H2O तो आप जानते ही हैं, यह जल है, और जब दोनों अभिक्रिया करता है, दोनों मिलता है, तो एक उत्पाद बन रहा है, और इस उत्पाद का नाम है भखरा चूना। भखरा चूना कहिए इसको, या इसको बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि यह कैसे हो गया संयोजन या योगशील अभिक्रिया। वैसे तो आप इस रिएक्शन को जब देख रहे होंगे, इस अभिक्रिया को देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा यहां दो अभिकारक है। एक कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और दूसरा जल H2O। ये दोनों मिला, दो अभिकारक आपस में संयोग किया, और संयोग करके देखिए एक उत्पाद बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका रासायनिक नाम होता है, और हम लोग अपने समान बोलचाल की भाषा में इसको भखरा चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं, इस रिएक्शन पर दैनिक जीवन में इसका क्या रिलेशन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था आपसे कि घर की पुताई करने के लिए अब तो लोग पता नहीं वाल पुट्टी, कई तरह के कलर और क्या क्या नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन याद कीजिए आज से कुछ वर्षों पूर्व तक लोग पुताई करने के लिए चूना का प्रयोग करते थे। बाजार से जो हम लोग चूना लाते थे खरीद कर, या अभी भी कभी कभी हम लोग उसका उपयोग करते हैं पुताई में चूना का, तो बाजार से जो चूना लाते थे खरीद कर, थैला में या पैकेट में आता था, वह यही चूना होता था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते थे। अब देखिए फिर नाम भी आप अर्थ समझ जाएंगे इसको बिना बुझा हुआ चूना क्यों कहा जाता था। उस बाजार से जो चूना लाते थे, उस चूना को हम लोग बाल्टी में या नाद में या किसी टैंक में रख देते थे, और उसमें उचित मात्रा में जल मिलाते थे, जितनी जरूरत होती थी वो जल मिलाते थे। आप याद कीजिए कि बाजार से जो लाया गया चूना था, जो सूखा रहता था, पाउडर की तरह या ढेला के रूप में रहता था, उस चूना में जैसे ही आपने जल दिया होगा तो वो जल को अवशोषित करता है, और पूरा जोर से अभिक्रिया शुरू होती है, वो फदफदाहट के साथ खौलना शुरू कर देता है मिश्रण, और खौल करके कुछ देर के बाद जब वो ठंडा होता है तो चूना सब आराम से मिल जाता है पानी के साथ, और मिल करके एक घोल तैयार करता था। चूना जो कली चूना है और जल दोनों मिल करके एक घोल बना लेता था, और उसी घोल को हम लोग ब्रश के सहायता से दीवारों पर पुताई करते थे। तो जो घोल प्राप्त होता था वही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। आप याद कीजिए
कि कई लोग पान या तंबाकू इस सब में भी चूना का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, और वो चूना कभी अगर सूख गया होगा कुछ दिनों तक, 10 दिन 15 दिन रखने के बाद, एक बार जब वो चूना सूख गया तो फिर उसके बाद दोबारा उसमें कितना भी आप जल मिला दीजिए, उसको गर्म कर दीजिए, उबाल कर दीजिए, लेकिन वह मुलायम नहीं होता, वो एकदम कठोर हो जाता है, क्योंकि चूना एक बार ही जल से अभिक्रिया करता है। और जो चूना हम लोग बाजार से लाते हैं वह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है और चट्टानों से प्राप्त होता है मैक्सिमम, तो उसमें जल से अभिक्रिया नहीं करवाई जाती। जब उसको प्राप्त किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद वो पैकेट में ऐसे बंद कर दिया जाता है, मतलब जल से उसको कभी अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए वो बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आग को बुझा देना, मतलब पानी दे देना आग पर, तो वो उस चूना पर कभी पानी गया नहीं है, इसलिए वो बिना बुझा हुआ चूना है। या कली का मतलब शुरुआती दौर का चूना है, जैसे हम लोग कहते हैं फूल से पहले कली का रूप होता है, इसलिए उसको कली चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उस पर एक बार जल दे दिया, जल से अभिक्रिया कर दिया, अब फिर उसमें उष्मा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती है, मतलब वो बूझ चुका है, अब खत्म हो चुका है, इसलिए उस चूना के घोल को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और भखरा चूना इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था, ढेला के रूप में था, वो भखर गया और घोल बना दिया, इसलिए उसका नाम भखरा चूना हो जाता है। और इसी भखरा चूना या बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसी का उपयोग घरों की पुताई के लिए करते हैं। तो देखिए, हमारे घरों में प्राचीन काल से पुताई हो रही थी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का, जो एक प्रकार के संयोजन या योगशील अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं एक चीज और इसमें जोड़ूंगा कि इस संयोजन और योगशील अभिक्रिया का एक और कारण है, एक और उपयोग हमारे यहाँ होता है कि आप याद कीजिए, जब आपने अगर कभी चूना से पुताई किया होगा, तो इस पुताई के बाद, मतलब जैसे हम लोग पुताई करते हैं तो तुरंत दीवारों में चमक उत्पन्न नहीं होती है। पुताई के कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद दीवारों से एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां फिर एक बार से पुनः जो है वो संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। आइए रिएक्शन के द्वारा इसको देखते हैं, अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं, तब और क्लियर होगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल 2, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे हम लोग पुताई कर देते हैं, तो पुताई के बाद दीवार तो खुला हुआ है, और आप देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस दीवार पर पुताई किया गया है, तो दीवार पर जो पुताई किया गया है तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयर है, परत है चढ़ा हुआ दीवार पर, और पर्यावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर लेती है CO2 से। अब देखिए, ये जो बुझा हुआ चूना है CaOH का होल 2, यह अभिक्रिया कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, और मिलने के बाद यह बनाता है CaCO3, और साथ में ये जल भी होता है, मुक्त होता है, और जल खास करके या तो दीवार उसको अवशोषित कर लेता है या जलवाष्प बनकर उड़ जाता है। अब आप इस CaCO3 को देख रहे होंगे, यह बड़ा ही अजीबोगरीब यौगिक है। आपने खूब नाम सुना होगा कि शायद संगमरमर का सूत्र भी यही है, संगमरमर, जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं। तो देखिए, इस केमिस्ट्री के, इसको हम थोड़ी देर के लिए साधारण भाषा में कह दें कि केमिस्ट्री के कृपा से यहां हम लोग चूना की पुताई किए और दीवारों पर संगमरमर का परत बन गया। यही कारण है, आप इस अभिक्रिया को पुनः समझिए कि आपने बाजार से चूना लाया, चापाकल से पानी लिया, दोनों को घोल बना लिया मिला करके, जो घोल प्राप्त हुआ वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भखरा चूना या बुझा हुआ चूना। इस बुझा हुआ चूना से दीवार पर पुताई कर दिया। जैसे आपने पुताई किया और छोड़ दिया, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके मिल गई, उससे संयोग कर लिया, किससे, इस बुझा हुआ चूना से, और बुझा हुआ चूना इस CO2 से मिलकर संयोजन अभिक्रिया किया और एक उत्पाद बनाया, बड़ा उत्पाद बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, यह संगमरमर है, यह संगमरमर है,
और इसलिए दीवारों से आपने देखा होगा कि पुताई के कुछ घंटे के बाद एकदम सफेदी की तरह चमक उत्पन्न होती है, और वह चमक संगमरमर के पतली परत बनने के कारण होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह भी एक तरह का संयोजन या योगशील अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन है। तो इस प्रकार से यह क्लियर होता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमेशा हमारे पर्यावरण में चलते रहती है, घटित होते रहती है, और इन अभिक्रियाओं से हमें बहुत ज्यादा फायदा भी है, बेनिफिट है। तो आज चूंकि समय अब लगभग हम लोगों का समाप्त हो रहा है, इसलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे दो बातें कहेंगे। एक तो जो सभी अभिक्रियाओं का नाम आपको लिखाया गया उसको आप जाकर के हिंदी इंग्लिश में याद कर लेंगे, और दूसरी बात आपकी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें इन अभिक्रियाओं के बारे में एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि उस किताब में बुक में बहुत ही सरल उदाहरणों के द्वारा इन अभिक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप नाम भी याद कर लेंगे और इन अभिक्रियाओं को पढ़ करके भी आएंगे, ताकि अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे और शेष अभिक्रियाओं पर चर्चा होगी तो आपको ये समझने में बहुत ही सुविधा होगी, बहुत ही आसानी होगा। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।